नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आज हमारे पास में टॉपिक रहेगा दोस्तों यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें कि कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों काफ़ी इजी टॉपिक है, लेकिन हर बार एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आता है और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन की बात करूँ कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए सबसे मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, ठीक है ना, तो ई कोलाई सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मैं कहूँ शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जिसमें ये नहीं पूछा गया हो। ई कोलाई यूटीआई के लिए सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल जो है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। दूसरी बात इसमें पूछा था इसके टाइप, ठीक है, कि कौन सा यूटीआई सबसे ज़्यादा होता है, लोअर यूटीआई सबसे ज़्यादा होता है या अपर यूटीआई सबसे ज़्यादा होता है। लोअर यूटीआई होता है उसका रीजन क्या है, अपर यूटीआई होता है उसका रीजन क्या है। देन उसके बाद कॉम्प्लिकेशन, मेन चीज आती है हमारे पास में इसमें कॉम्प्लिकेशन, उससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इसमें से जो है हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं इसके मैनेजमेंट से रिगार्डिंग, कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है यूटीआई के अंदर, ठीक है ना। देन उसके बाद कौन सी सेकेंडरी लाइन ड्रग्स कौन सी आती है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यूटीआई में क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें पूछते हैं। देन उसके बाद काफी बार अप्लाइड क्वेश्चन भी आते हैं कि फीमेल में यूटीआई होने के चांसेस सबसे ज्यादा क्यों होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएंगे सबको हम वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बिल्कुल छोटा टॉपिक है, ठीक है। इसमें इतनी बड़ी चीज कुछ भी नहीं है, बिल्कुल छोटा टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और इस टॉपिक को कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलूंगा और आगे बढ़ते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन की हम बात करें तो इसके नाम में ही इसकी पूरी जो है वो डेफिनेशन फिनिश हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, ठीक है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हमारे पास में रीनल सिस्टम है या जो यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि हमारे पास में बेसिकली जो है वो किस किस को अफेक्ट करता है, किडनी को अफेक्ट करता है, यूरेटर को अफेक्ट करता है, यूरिनरी ब्लैडर को अफेक्ट करता है और यूरिथ्रा को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रीनल सिस्टम में यही तो हमारे पास में मेन चीज है। क्या है? दो हमारे पास में किडनी है, जो लेफ्ट साइड में होती है उसको लेफ्ट किडनी बोलते हैं, जो राइट साइड में होती है उसको राइट किडनी बोला जाता है। दो हमारे पास में यूरेटर होते हैं, दो ही हमारे पास में किडनी होती है और दो ही जो है वो यूरेटर होते हैं। जो राइट साइड में प्रेजेंट होता है उसको राइट यूरेटर बोला जाएगा, जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है उसको लेफ्ट यूरेटर बोला जाता है। ये दोनों यूरेटर जो है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर आके ओपन होते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्तों ब्लेडर। और ब्लेडर का पूरा नाम हो गया यूरिनरी ब्लेडर, क्योंकि ब्लेडर जो है वो होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। तो हमारी बॉडी में और भी जो है वो होलो मस्कुलर ऑर्गन होते हैं, जैसे गोल ब्लेडर, ठीक है, वो भी ब्लेडर होता है, ये भी ब्लेडर होता है, लेकिन वो गोल ब्लेडर है और ये जो है हमारे पास में यूरिनरी ब्लेडर है। तो पूरा नाम हो गया यूरिनरी ब्लेडर, जो कि टेम्परेरी टाइम के लिए जो है वो यूरिन को स्टोर करके रखता है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारे पास में यूरिथ्रा, ठीक है। और सबसे ज्यादा इन्फ्लामेशन या हम कहें कि इन्फेक्शन जो है वो इन्हीं में होता है। किस किस में? यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर में होता है, और वो भी बेसिकली जो है फीमेल में होता है। फीमेल में क्यों होता है उसका रीजन जो है वो हम आगे जानेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में सिंपल डेफिनेशन कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है उसको हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और उसमें भी हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं लोअर यूरिनरी सिस्टम, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा के अंदर। यही इसकी जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन। देखो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई इज एन इन्फेक्शन दैट अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। यूटीआई जो है वो इन्फेक्शन होता है जो किसको अफेक्ट करता है दोस्तों, किसी भी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट को जो है वो अफेक्ट करता है। विच इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, द किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, ये जो है वो इंक्लूड होते हैं। एंड मोस्ट इन्फेक्शियस इन्वॉल्व इन द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, उसमें भी जो है वो सबसे ज्यादा कौन सा होता है दोस्तों, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा आता है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? तो ये हमारे पास में जो है वो यूरिनरी सिस्टम आ गया। तो इसमें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, अपर यूरिनरी एंड लोअर यूरिनरी। ये हो गया हमारे पास में दोस्तों अपर और ये हो गया लोअर। क्लियर है?
तो लोअर में हमारे पास में आ गया यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, और अपर में आ गया हमारे पास में किडनी एंड यूरेटर। इन दोनों में जो है वो डिफरेंस है, और उसमें भी हमारे पास में लोअर में जो है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आता है हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ यूटीआई। यूटीआई का जो है वो क्लासिफिकेशन ले लेते हैं। तो बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के आधार पे जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को जो है वो दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला आ जाता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और सेकेंड आ जाता है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बिल्कुल इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या आएगा दोस्तों, ब्लैडर और यूरिथ्रा। तो ब्लैडर में अगर इन्फ्लेमेशन होगा या इन्फेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सिस्टाइटिस। और यूरिथ्रा के अंदर जो है वो इन्फेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, यूरिथ्राइटिस। सिंपल, ध्यान रखना। सिस्टाइटिस बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, क्यों, क्योंकि जैसे यूरिथ्रा में इन्फ्लेमेशन होता है उसको यूरिथ्राइटिस बोलते हैं, ठीक है। यूरेटर में इन्फ्लेमेशन होता है उसको यूरेट्राइटिस बोलते हैं, ठीक है। लेरिंग्स में इन्फेक्शन होता है लेरिंजाइटिस बोलते हैं। फेरिंग्स में इन्फेक्शन होता है फेरेंजाइटिस बोलते हैं। यानी कि जो जहां ऑर्गन है उसी के नाम से शुरुआत होती है। लेकिन ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो ब्लैडराइटिस नहीं बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे हम दोस्तों, सिस्टाइटिस बोलते हैं। तो ये भी जो है वो एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया था कि सिस्टाइटिस जो है वो क्या होता है। तो सिस्टाइटिस हो गया यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन, यूरिथ्राइटिस हो गया यूरिथ्रा में जो है वो इन्फेक्शन होता है। ये दोनों होते हैं हमारे पास में लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और सबसे ज्यादा इन्फेक्शन जो है वो इन्हीं में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें आता है दोस्तों पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। पाइलोनेफ्राइटिस यानी कि किडनी में जो पाइलोरिक रीजन होता है जहां पे यूरेटर अटैच होते हैं उसमें, और यूरेटर में सबसे कम इन्फेक्शन होता है। रीजन, क्योंकि यूरेटर में जो है वो हमारे पास में इतना यूरिन बचता ही नहीं है, या वहां पे यूरिन टिकता ही नहीं है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कहां पे होता है तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में भी सबसे ज्यादा कहां पे होता है दोस्तों, तो यूरिथ्रा में सबसे ज्यादा होता है, जिसको हम यूरिथ्राइटिस बोलते हैं। सबसे कम कहां पे होता है तो सबसे कम अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में भी सबसे कम यूरेटर में होता है। क्लियर है, हर एक चीज जो है वो क्रिस्टल क्लियर करके जो है वो पढ़ो। नेक्स्ट आता था हमारे पास में, ये तो था हमारे पास में बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के आधार पे। अब आ जाता है कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे। कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे जो है वो इसको भी जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को दो तरीके से डिवाइड किया गया। पहला डिवाइड किया गया अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, सेकेंड आता है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। दोनों को ध्यान से समझो। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई का मतलब होता है कि कोई हेल्दी पर्सन है उसके अंदर जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो चुका, उसको हम बोलते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई भी हेल्दी पर्सन है उसके अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो गया, इसको हम बोलते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। सेकेंड आता है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, मतलब उसके अंदर कोई दूसरी प्रॉब्लम और है, जैसे स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज है, या कैथेटर लगा हुआ है, या कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ट्यूमर है, या डायबिटीज है। मतलब कि और कोई दूसरी डिजीज भी जो है वो वहां पे अवेलेबल है, और नॉट फॉर डिजीज, ठीक है। एनाटॉमिकली कंडीशन भी हो सकती है, फिजियोलॉजिकली कंडीशन भी हो सकती है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। समझ में आ गया। तो दोनों को हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। पहले हम ले लेते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। अनकॉम्प्लिकेटेड का सिंपल मीनिंग हो गया कि कोई हेल्दी इंडिविजुअल है उसको जो है वो इन्फ्लेमेशन हो गया, यूटीआई हो गया, उसको हम बोलते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। तो अकर्स इन हेल्दी इंडिविजुअल विथ नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट, उसके अंदर नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट है, मतलब एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो नॉर्मल है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, उसको हम बोलेंगे अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई आ गया मतलब कहीं ना कहीं जो है वो एनाटॉमिकली प्रॉब्लम है, या कोई यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटी है, मान लीजिए ऑब्स्ट्रक्शन है, डायबिटीज है, कैथेटर लगा हुआ है, तो फिर यूटीआई होता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। तो अकर्स इन इंडिविजुअल विथ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटी। मैंने बताया आपको, या तो स्ट्रक्चर या फंक्शनल जो है वो कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी होती है यूरिनरी ट्रैक्ट में, और वहां पे जो है वो यूटीआई होता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। ये हो गया हमारे पास में बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। थर्ड आ गया हमारे पास में बेस्ड ऑन ऑनसेट। ऑनसेट के आधार पे जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट को जो है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। समझ में आ रहा है। पहले हमने बेस्ड ऑन लोकेशन के आधार पे पढ़ा, सेकंड हमने बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे पढ़ा, अब तीसरा हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन ऑनसेट के आधार पे। तो इसके आधार पे तीन तरीके से डिवाइड किया गया, एक्यूट, क्रॉनिक एंड रिकरेंट। अब इसको वन बाय वन करके ले लेते हैं। एक्यूट, एक्यूट मतलब होता है दोस्तों सडन, ठीक है। सडन जो है वो हमारे पास में इंफेक्शन हुआ, उसको हम बोलते हैं सडन यूटीआई हुआ, उसको हम बोल देंगे एक्यूट यूटीआई। सेकंड हो गया हमारे पास में क्रोनिक,
बार बार अगेन एंड अगेन जो है वो इन्फेक्शन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे दोस्तों दैट इज कॉल्ड क्रोनिक, या हम कहें कि लंबे समय तक, नॉट अगेन एंड अगेन। इसको हम अगर सही तरीके से कहें तो वो आ जाता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म से अगर इन्फेक्शन है उसको हम बोलेंगे दोस्तों दैट इज कॉल्ड क्रोनिक यूटीआई। लास्ट आ जाता है हमारे पास में रिकरेंट। रिकरेंट में क्या होता है दोस्तों कि यूटीआई अगर 6 महीने के अंदर, ठीक है, 2 बार यूटीआई हो गया, या फिर हम कहें कि साल के अंदर 3 या 3 से अधिक बार जो है वो यूटीआई हो गया, इसको हम कहेंगे रिकरेंट यूटीआई। क्लियर है। कई कई पर्सन को यूटीआई बहुत थोड़े थोड़े समय पे भी जो है वो होता रहता है। कैसे? अगर 6 महीने के अंदर 2 बार से ज्यादा यूटीआई हो गया, या साल भर के अंदर 3 बार से ज्यादा जो है वो यूटीआई हो गया, उसको हम बोलेंगे रिकरेंट यूटीआई। तो इस तरीके से हमने बेस्ड ऑन ऑनसेट के आधार पे भी जो है वो डिवाइड कर लिया। क्लियर है। तीनों क्लासिफिकेशन समझ में आ गए। पहला था हमारे पास में बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के आधार पे 2 था, अपर यूटीआई एंड लोअर यूटीआई। सेकेंड था हमारे पास में बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे हमारे पास में 2 था हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, या हम कहे दोस्तों अनकॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। और तीसरा था हमारे पास में बेस्ड ऑन ऑनसेट, ऑनसेट के आधार पे एक्यूट, क्रोनिक एंड रिकरेंट होता है। अब उसके बाद आता है एटियोलॉजी। यूटीआई की जो है वो एटियोलॉजी क्या है? सबसे पहली चीज आती है बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमन होता है, और इसमें भी जो है वो हमारे पास में इशीरिया कोलाई, जिसको हम ई कोलाई के नाम से भी जानते हैं, 80 to 90% केसेज में जो है वो ई कोलाई ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये एग्जाम में बहुत बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट मैं लगा देता हूं दोस्तों। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो यूटीआई के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी जो है वो पूछा जाता रहेगा। 80 to 90% केसेज में जो है वो यूटीआई के लिए रिस्पॉन्सिबल ई कोलाई होता है। बाकी और भी जो है बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कैप्सिला निमोनियाई है, इंटेरोकोकस है, सूडोमोनास एरिगोनासा है, जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना दोस्तों, जब मैंने आपको इन्फेक्शन पढ़ाए थे तो मैंने बहुत सारे इन्फेक्शन बताए थे, प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ये सारे इन्फेक्शन मैंने बताए थे। नोजोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड दोनों एक होता है, ट्रांसपेरेंटल इन्फेक्शन, देन वर्टिकल इन्फेक्शन, टेट्रोजेनिक इन्फेक्शन, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो उसमें हमारे पास में एक वर्ड आया था हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी कि क्रॉस इन्फेक्शन होता है, लेकिन अगर वो हॉस्पिटल के अंदर रहे तो वो होता है हमारे पास में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहलाता है। या इसको हम जो है वो दूसरे नाम से किस नाम से आते हैं उसको आप कमेंट करके जो है वो बताइए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी जो है वो बताया था हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का जो है वो दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। देन उसके बाद आता है दोस्तों कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, यानी कि क्रॉस इन्फेक्शन ही होता है लेकिन वो हॉस्पिटल के अंदर होता है, उसमें सबसे ज्यादा और सबसे मेन इन्फेक्शन होने वाला चांसेस कौन सा होता है दोस्तों? यूटीआई होता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है सबसे ज्यादा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, या हम कहें कि क्रॉस इन्फेक्शन जो है वो कौन सा होता है दोस्तों? दैट इज कॉल्ड यूटीआई होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन इन द सेंस कि जैसे कनाडा एल्बिकेंस की बहुत सारी स्पीशीज आती है जो कि बेसिकली हमारे पास में जो है वो यूटीआई कोज करवाती है, स्पेशली इन इम्यूनो कंप्रेस्ड पर्सन होता है, या जो पर्सन जिसको कैथेटर लगा हुआ होता है उस पर हमारे पास में यूटीआई होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास में कैनेडाइड स्पेसीज, जो कि फंगल इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रिस्क फैक्टर। कौन कौन से रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि यूटीआई को जो है वो प्रमोट करते हैं? रिस्क फैक्टर और एटियोलॉजी में आपको जो है वो इतना ही याद रखना है दोस्तों कि जो हमारे पास में एटियोलॉजी होती है वो एग्जैक्ट रीजन होता है कि इसकी वजह से ये डिजीज हो रही है, लेकिन एटियोलॉजी क्या रिस्क फैक्टर क्या होता है दोस्तों? रिस्क फैक्टर होता है कि वो उस चीज को इंप्रूव कर रहे हैं, डायरेक्टली उस चीज को जो है वो हम नहीं डाल रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो चीज को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो है वो एटियोलॉजी क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ये एग्जैक्ट एटियोलॉजी है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो है वो जैसे बैक्टीरिया एंटर करेगा देन उसके बाद जो है वहां पे टीबी कोज कर देगा। लेकिन रिस्क फैक्टर में क्या आ जाता है? रिस्क फैक्टर में जैसे लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, या हम कहेंगे क्राउडी एरिया, वहां पे टीबी ज्यादा होती है, तो लोकेशन ज्यादा होने की वजह से जो है वो टीबी नहीं फैलता है, लेकिन वो उसको जो है वो प्रमोट करता है, वो हो गया हमारे पास में रिस्क फैक्टर। तो पहला रिस्क फैक्टर आता है वो आता है हमारे पास में दोस्तों फीमेल सेक्स, या हम कहें फीमेल यूरिथ्रा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है कि यूटीआई जो है वो फीमेल में सबसे ज्यादा क्यों होता है? उसका मेन रीजन होता है दोस्तों क्योंकि फीमेल के अंदर जो है वो यूरिथ्रा जो है वो शॉर्ट होता है, ठीक है। ये देखिए आप, ये हमारे पास में जो है वो दोनों में यूरिनरी सिस्टम ले रखे हैं, ये हमारे पास में जो है वो फीमेल है और ये जो है हमारे पास में मेल है। वो यूरिनरी ब्लैडर है,
वही यूरेटर है, वही किडनी है, ये सारी चीजें सेम है, ठीक है। ब्लैडर तक जो है वो सारी चीजें सेम है, लेकिन उसके बाद में ये आ गया हमारे पास में यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरेथ्रा जो है वो उसकी साइज या हम कहें उसकी लेंथ जो है बहुत कम होती है, जबकि मेल के अंदर जो है वो यूरेथ्रा काफी जो है वो लंबा होता है, ठीक है। 17 से 19 सेंटीमीटर होता है, जबकि फीमेल के अंदर जो है हमारे पास में 4 सेंटीमीटर का ही जो है वो यूरेथ्रा होता है। इसकी वजह से फीमेल में जो है वो हमारे पास में यूटीआई होने के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी इन द सेंस कि कई बार जो है वो पर्सनल हाइजीन सही तरीके से मेंटेन नहीं करते हैं, तो उसमें भी यूटीआई होने के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं। या मान लीजिए किसी एक पर्सन को, मेल को यूटीआई है तो फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो फीमेल को भी यूटीआई हो जाएगा, या मान के चलिए फीमेल को जो है वो यूटीआई है तो मेल को भी जो है वो हो जाएगा। इसलिए इसके प्रिवेंशन में अभी हमारे पास में आएगा, नर्सिंग मैनेजमेंट में भी हमारे पास में आएगा कि जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो बिफोर एंड आफ्टर सेक्स के जो है वो हम अच्छे तरीके से जो है वो वॉश होना चाहिए, अच्छे तरीके से जो है वो क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट, पुअर हाइजीन। अगर आप पुअर हाइजीन रखोगे, प्रॉपर मेंटेन हाइजीन नहीं रखोगे तो यूटीआई होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक टॉयलेट में आप जाके देख लो, ठीक है, यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। या जहां पे भी बस स्टैंड के पास में या ऐसी जगह पे, ट्रेन में, इनमें अगर आप टॉयलेट यूज करोगे तो यूटीआई होने के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे हाइजीन जो है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं होती। नेक्स्ट आ गया दोस्तों, प्रेगनेंसी कंडीशन में भी जो है वो हमारे पास में यूटीआई होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। डायबिटिक, ऑफ कोर्स प्रॉपर रिस्क फैक्टर होता है, जो क्लाइंट जो है वो डायबिटीज से सफर करा उसमें जो है वो यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, यूरिनरी कैथेटर यूजेज। अगर किसी क्लाइंट को जो है वो यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ है तो वहां पे भी जो है उसको भी जो है वो यूटीआई होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन इन द सेंस अगर लंबे समय तक यूरिन एक ही जगह स्टोर रहता है, ठीक है, या कई लोग आलस्य की वजह से जो है वो यूरिन पास आउट नहीं करते हैं तो उनमें भी जो है वो यूटीआई होने की संभावना जो है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी। स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी इन द सेंस अगर किसी क्लाइंट को स्टोन है या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, नैरोइंग जो है वो हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर है, तो वहां पे भी जो है वो हमारे पास में यूटीआई होने की संभावना जो है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट, मेनोपॉज। अगर एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज है, ध्यान रखना दोस्तों, एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज है तो उस क्लाइंट में या उस फीमेल में जो है वो हमारे पास में यूटीआई होने की संभावना जो है वो ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है दोस्तों? क्योंकि मेनोपॉज के बाद में क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है, एक तरीके से एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो बंद हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मेनोपॉज कहा जाता है। और मेनोपॉज में आपको पता है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही बंद हो जाता है तो एस्ट्रोजन लेवल जो है वो डिक्रीज होता है, और एस्ट्रोजन लेवल जैसे डिक्रीज हुआ तो वहां पे जो है वो हमारे पास में यूटीआई के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए ओल्ड एज में यूटीआई होता है, उसका मेन रीजन भी जो है वो यही होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। बहुत ईजी पैथोफिजियोलॉजी है, बहुत आसानी से जो है समझ में आ जाएगी। इसमें जो है वो हमें उल्टा चलना है। किडनी से जो है वो इन्फेक्शन नहीं आता है, यूरेथ्रा से जो है वो इन्फेक्शन ऊपर की साइड में जो है वो सर्कुलेट होता है। तो यहां पे देखो, पैथोजन एंटर इनटू द यूरेथ्रा एंड एसेंड इनटू द ब्लैडर, यानी कि पैथोजन जो है वो यूरेथ्रा से एंटर करता है, देन ऊपर की साइड में जो है वो बढ़ता है। यानी कि जैसे हमारे पास में जो है वो यूरेथ्रा से एंटर करेगा, एंटर करने के बाद में जो है वो हमारे पास में आगे बढ़ेगा। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि जो हमारे पास में यूरिन जो होता है वो कंटामिनेटेड नहीं होता है, ध्यान रखना दोस्तों। अब आप कहोगे कि सर वो उसमें तो बैक्टीरिया वगैरह जो है प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कंसेप्ट हम जो यूरिन अगर मान के चलिए यूरिन अगर कंटामिनेटेड होता तो वो कंटामिनेशन हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर में भी होता, वो हमारे पास में यूरेटर में भी होता, इवन वो किडनी में भी होता, ठीक है, और पूरी किडनी जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। तो यूरिन जो है वो स्टेराइल पार्ट होता है, जैसे ही किडनी से निकलता है, किडनी से जो है वो हमारे पास में पाइलोरिक रीजन से होते हुए जो है वो कहां चला जाता है दोस्तों, यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में आते तब तक जो है वो हमारे पास में यूरिन जो है बिल्कुल स्टेरलाइज होता है, लेकिन जैसे ही वो यूरेथ्रा से बाहर निकलता है तो यूरेथ्रा में सबसे ज्यादा जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब मान के चलिए साफ पानी है, लेकिन अगर आपकी पाइप गंदी होगी या पाइप जो है वो डर्टी होगी तो उससे अगर आप पानी निकालोगे तो आगे पानी भी जो है वो गंदा ही आएगा। पाइपलाइन अगर आपके पास में गंदी है तो आगे की चीजें भी जो है वो गंदी आएगी। ठीक उसी तरीके से हमारे पास में क्या होता है कि जो यूरिन होता है वो बिल्कुल स्टेरलाइज होता है, लेकिन वो यूरेथ्रा से बाहर आता है तो उसकी वजह से वहां पे जो है वो कंटामिनेशन हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास में यूरेथ्रा वाले बैक्टीरिया आगे बढ़ते हैं, पहले यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगे, देन उसके बाद यूरेटर से होते हुए जो है वो किडनी के अंदर जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो इन्फेक्शन सर्कुलेट होता है।
क्लियर है। तो पैथोजेंस इंटर द इनटू द यूरिथ्रा एंड असेंडिंग इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। देन उसके बाद इन अपर यूटीआई द इन्फेक्शन में असिंड फर्दर टू द इन्वॉल्व इन द किडनी, यानी कि अपर यूटीआई में क्या होगा, यूरिट्री के माध्यम से जो है वो इन्फेक्शन और ऊपर जाएगा और असेंडिंग तरीके से जो है वो ऊपर जाएगा। एंड मोस्ट इम्यून रिस्पॉन्स कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी एपिथेलियल लीडिंग टू द सिम्टम्स। ठीक है, अब उसके बाद में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड होगा, इन्फ्लामेशन होगा, एपिथेलियम में इन्फ्लामेशन होगा और सिम्टम्स जो है वो अराइज हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि यूटीआई के क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। तो उसमें हमारे पास में पहला हम लेंगे लोअर यूटीआई के क्लिनिकल फीचर्स, फिर हम लेंगे अपर यूटीआई के क्लिनिकल फीचर्स। तो लोअर यूटीआई में क्या आता है दोस्तों, सिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरेट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिथ्रा। ठीक है, तो इन दोनों में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, पहला मेन इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम्स होता है डायसूरिया, जिसको हम बोलते हैं पेनफुल यूरिनेशन, यहां हम कहें पेनफुल मिक्चुरेशन। ठीक है, जब हम यूरिन को बाहर पास आउट करते हैं तो काफी ज्यादा जो है वो पेन होता है, उसको हम बोलते हैं डायसूरिया। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, बार बार जो है वो यूरिन पास आउट की जो है वो शिकायत होती है, बार बार अर्जेंसी लगती है। थोड़ी देर पहले आपने यूरिन पास आउट किया, देन थोड़ी देर बाद जो हो फिर से आपको अर्जेंसी चालू हो जाएगी। नेक्स्ट सुप्राप्यूबिक पेन, ठीक है, जो हमारे पास में पेल्विस वाला एरिया या जो हमारे पास में ब्लैडर है वहां पे भी जो हो पेन अराइज होता है। नेक्स्ट क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग यूरिन, यूरिन का कलर जो है वो क्लाउडी हो जाएगा या फाउल स्मेलिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और हिमेचूरिया भी जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि यूरिन ब्लड के अंदर जो है वो हमारे पास में जो है वो ब्लड यूरिन के अंदर आपको मिलेगा, उसको हम बोलते हैं हिमेचूरिया। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना, अगर यूटीआई आपने ट्रीट नहीं किया गया तो धीरे धीरे जो है वो क्लाउडी स्मेलिंग यूरिन होगा और फिर धीरे धीरे जो है वो यूरिन के अंदर जो है ब्लड भी आना चालू हो जाएगा, ये उसको बोलते हैं हेमेचूरिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में अपर यूटीआई, जिसको हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, जो किडनी वाला पार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो किडनी है, इस तरीके से हमारे पास में ये किडनी है और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, इसके अंदर होगा तो क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, सबसे पहली चीज फीवर एंड चिल्स देखने को मिलेंगे, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा और तेज जो है वो फीवर आता है। फ्रैंक पेन या बैक पेन आपको मिलेगा, जैसे रीनल स्टोन का पेन होता है फ्रैंक एरिया में या फिर बैक साइड में जो है वो पेन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नोजिया वोमिटिंग मिलेगी एंड कोस्टोवर्टिबल एंगल टेंडरनेस। ठीक है, ये जो हमारे पास में वर्टिबल की जो कोस्टोवर्टिबल है, ठीक है ना, ये जो कोस्टल सरफेस वाला एरिया है उस एंगल में आपको जो है वो टेंडरनेस, आप अगर फील करके देखोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो आपको टेंडरनेस देखने को मिलेगी। एंड बाकी जो है वो सिम्टम्स ऑफ लोअर यूटीआई में भी प्रेजेंट। ठीक है, बाकी जो अब देखो इन्फेक्शन ऊपर से आ रहा है, इन्फेक्शन कहां से आ रहा है, यहां से इन्फेक्शन आ रहा है, तो ये सिम्टम्स तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये इन्फेक्शन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, ये इन्फेक्शन जो है वो यूरिथ्रा में जाएगा। तो जो लोअर यूटीआई ट्रैक्ट के जो हमारे पास में जो थे, लोअर यूटीआई में जो साइन सिम्टम्स थे वो भी हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि आगे इन्फेक्शन तो वहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, फीवर, चिल्स, फ्रैंक पेन, बैक पेन, नोजिया, वोमिटिंग, कोस्टोवर्टिबल टेंडरनेस, ये तो मिलेंगे मिलेंगे। साथ के साथ जो लोअर यूटीआई में साइन सिम्टम्स थे वो भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन तो वहीं से अराइज हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इन एल्डरली और कैथेटराइज पेशेंट, अगर क्लाइंट जो है वो ओल्ड एज का है या कैथेटर लगा हुआ है तो क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो मे बी प्रेजेंट विद कंफ्यूजन एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, फीवर में बी एब्सेंट। ठीक है, इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है तो मे बी फीवर जो है वो एब्सेंट हो सकता है, लेकिन क्लाइंट जो है वो कंफ्यूज मिलेगा एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस जो है उसका अल्टर्ड मिलेगा, बैकी बैकी सी जो है वो बातें करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों, दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। क्या डायग्नोसिस होनी चाहिए यूटीआई के लिए, तो आपको पहले से पता है। पहली चीज तो हम लेंगे हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि आपको यूटीआई कब से हो रहा है, अगर पहले की कोई हिस्ट्री है तो चांसेस है कि यूटीआई उसको फिर से हो रहा होगा। देन उसके बाद हिस्ट्री लेंगे कि कहाँ पे कौन सा टॉयलेट यूज करते, कहीं घूमने गए थे क्या, पब्लिक टॉयलेट यूज किया था क्या। तो ये हिस्ट्री काफी बेनिफिशियल होती है हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए कि इसको अंदर जो है वो यूटीआई है या नहीं है। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है कि यहाँ पे यूटीआई है नहीं है, टेंडरनेस है या नहीं है, ये सारी चीजें करेंगे। देन उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज कॉल्ड यूरिन एनालिसिस। आपको बताइए कि यूरिन का जो है वो यूरिन सैंपल लेंगे और यूरिन का जो है वो एनालिसिस करेंगे, यूरिन के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो पहली चीज
पाईयूरिया यानी कि WBC यूरिन के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट बैक्टीरियूरिया, बैक्टीरियूरिया होता है यूरिन के अंदर जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद पॉजिटिव नाइट्रेट, ठीक है, पॉजिटिव नाइट्रेट कब होंगे, जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होंगे, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते ही हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो हमारे पास में ई कोलाई बैक्टीरिया है, क्या दोस्तों, ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये भी जो है वो हमारे पास में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट पॉजिटिव ल्यूकोसाइट एस्ट्रेट, ठीक है, ये भी प्रेजेंट रहेगा। तो ये यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन सैंपल लेंगे और ये सारी चीज देखेंगे। अगर इनमें से कोई भी चीज पॉजिटिव आती है, इन द सेंस हम कह सकते हैं कि यूटीआई जो है वो है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में यूरिन कल्चर, सबसे मेन चीज है यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर करते हैं, यूरिन कल्चर करेंगे तो हमें आइडेंटिफिकेशन हो ही जाएगा, ठीक है। आपको पता ही है कि कोई, जैसे ये हमारे पास में कोई स्लाइड है, इसके ऊपर जो है वो छोटी छोटी जो है वो ड्रॉप हम रख देंगे, ठीक है, छोटी छोटी यूरिन की जो है वो ड्रॉप रख देंगे। देन उसके बाद जो है वो कल्चर कराएंगे, और कल्चर के बाद जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ है या नहीं है। तो दोस्तों ये कन्फर्म डायग्नोसिस होता है, याद रखना, काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ द यूटीआई, दैट इज कॉल्ड यूरिन कल्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में आइडेंटिफाई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, ठीक है। हम आइडेंटिफाई कर लेंगे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है और कौन सी एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, उसको भी हम कर लेंगे। तो दोस्तों कल्चर में हम क्या करते हैं, बेसिकली जैसे ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ये हमने जो है वो ग्रोथ करवाई है, ठीक है, ये सारे हमने ग्रोथ करवाई है, और ग्रोथ करवाने के बाद में जो है वो इनके पास छोटी छोटी जो है वो अलग अलग ड्रॉप भी आती है। यानी कि कल्चर सेंसिटिविटी में हम एंटीबायोटिक भी सेंसिटिविटी कर लेते हैं। वो कैसे कर लेते हैं, ये हमारे पास में जो है वो कल्चर प्लेट है, ठीक है, और कल्चर प्लेट में हमारे पास में अलग अलग जो है वो एंटीबायोटिक है। जैसे ये एमोक्सिसिलिन है, ये मीरोपिनम है, ये हमारे पास में टेजोबैक्टम है, ये हमारे पास में ऑगमेंटिन है, ये हमारे पास में जो है वो सिप्रोफ्लॉक्सिन है, ठीक है, अलग अलग हो गए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। जैसे ये हमारे पास में ऑगमेंटिन है, ये टेजोबैक्टम है, ये हमारे पास में जो है वो सिप्रोफ्लॉक्सिन है, ये मीरोपिनम है, और ये हमारे पास में जो है वो, और कोई ऐसा ले लो, ठीक है ना, कोई सी भी एंटीबायोटिक अगर आपको याद में आ रही है वो ले लो, ठीक है। ऑगमेंटिन हो गया, टेट्रोबैक्टम, सिप्रोफ्लॉक्सिन, मोनोसेप, मीरोपिनम, और उसके बाद में एजिथ्रोमाइसिन ले लो, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक हमने जो है वो ले ली, ठीक। अब उसके बाद में हम ग्रोथ करवाएंगे। तो सपोज कीजिए यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पे बैक्टीरिया सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऑगमेंटिन जो है वो इफेक्टिव नहीं है। इस टेजोबैक्टम पे एक भी बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सिन पे जो है वो बहुत ज्यादा बैक्टीरिया है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बैक्टीरिया है, मतलब ये भी सही तरीके से काम नहीं करी। मीरोपिनम पे एक आधे हैं, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन पे भी जो है वो एक आधे हैं, टेजोबैक्टम पे 1% भी नहीं है, पिप्रासिलिन टेजोबैक्टम पे 1% भी नहीं है। इन द सेंस सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन कौन सी रहेगी हमारे पास में, पिप्रासिलिन टेजोबैक्टम, उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन, मेरोपिनम, बाकी ये सिप्रोफ्लॉक्सिन और ये ऑगमेंटिन है, ये किसी भी तरीके से काम नहीं करेगी। तो ये हम कल्चर सेंसिटिविटी में हम जो आइडेंटिफाई भी कर लेंगे कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है और एंटीबायोटिक जो है वो कौन सी इफेक्टिव रहेगी। देन उसके बाद ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें हम पाइलोनेफ्राइटिस और सेप्सिस जो है वो देखेंगे, बैक्टीरिया में देखेंगे। उसके बाद इमेजिंग, अगर हमें रिक्वायर्ड हुआ तो, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो हम जो है वो इमेजिंग पे जाएंगे, यानी कि यूएसजी या सीटी स्कैन पे हम जाएंगे। वो अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो हम देखेंगे कि कहीं एनाटोमिकली डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है, कहीं ना कोई ट्यूमर तो नहीं है, या कोई भी जो है वो हमारे पास में जो है वो कोई भी सूचर या स्पिंक्टर्स जो है वो नेरो तो नहीं है। तो इन सब चीजों को देखने के लिए अगर बार बार यूटीआई हो रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे कि सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है या कहीं पे भी कोई भी सूचर जो प्रेजेंट तो नहीं है। ये सारी चीजें जो है हम देखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे उसको हम ले लेते हैं। तो मैनेजमेंट में हम पहली चीज आती है हमारे पास में अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, यानी कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, यानी कि हेल्दी पर्सन है और उसको फर्स्ट टाइम यूटीआई हुआ, मतलब कोई भी एनाटोमिकली एंड फिजियोलॉजिकली कोई भी एबनॉर्मलिटीज नहीं है। दो प्रकार का यूटीआई था ना हमारे पास में, एक था अनकॉम्प्लिकेटेड और दूसरा था कॉम्प्लिकेटेड। अनकॉम्प्लिकेटेड में क्या था कि उस क्लाइंट की एनाटोमिकली एंड फिजियोलॉजिकली यूरिनरी सिस्टम बिल्कुल ओके है, फिर उसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई हो गया, उसको हम बोलते हैं दोस्तों अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। सेकंड आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इन द सेंस कि उसमें हमारे पास में कहीं ना कहीं एनाटोमिकली या फिजियोलॉजिकली जो है वो डिफेक्ट है,
ठीक है, एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफेक्ट है, उसकी वजह से जो है वो यूटीआई हो रहा है या बार बार जो है वो यूटीआई हो रहा है, वो होता है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। तो दोनों का मैनेजमेंट इस तरीके से करेंगे। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों ओरल एंटीबायोटिक, और ओरल एंटीबायोटिक में हम जो है वो नाइट्रोफुरेटाइन सबसे ज्यादा ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, ड्रग ऑफ चॉइस है नाइट्रोफुरेटाइन, सबसे ज्यादा यूटीआई में जो है वो काम में ली जाती है। एंड उसके बाद ट्राइमेथोप्रेम सल्फाडोक्सोल जो है वो काम में ली जाती है। देन फोसामाइसिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सिन अगर रेजिस्टेंस केस है तो, एंड हाइड्रेशन। क्लाइंट को अगर यूटीआई है तो बहुत ज्यादा पानी पीने के लिए जो है वो बोला जाता है कि आप बहुत ज्यादा बार बार जो है वो पानी पीजिए, ताकि यूरिन के थ्रू भी जो है वो इन्फेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। और एनाल्जेसिक के रूप में हम जो है वो फिर जो पाइडिन देते हैं, या हम कहते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम जो है वो हम पेन किलर के रूप में पैरासीटामोल भी दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, या हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इन द सेंस कहीं ना कहीं एनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकली जो है वो उस पर्सन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम है, तो उसमें हम ओरली या आईवी एंटीबायोटिक देते हैं। उसमें हम आईवी एंटीबायोटिक नहीं दे रहे थे, सिर्फ ओरली एंटीबायोटिक के द्वारा ही जो है वो कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, इसके अंदर आईवी एंटीबायोटिक देंगे या ओरली एंटीबायोटिक देंगे, जिसमें हम सेफ्ट्राजोन देंगे या पिप्रासिलिन टैजोबैक्टम देंगे, मीरोपिनम देंगे अगर सारे केस या रेजिस्टेंस हो चुके हैं। उसमें हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे अगर हमें लगेगा या कंडीशन जो है वो सीरियस है, सीवियर है, तो उस कंडीशन में हमें जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन भी कर सकते हैं। एंड मैनेज अंडरलाइन कोजेज, किसकी वजह से जो है वो इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, कैथेटर लगा हुआ है उसकी वजह से हो रहा है, या कोई भी जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से हो रहा है, तो उस अंडरलाइन कोजेज को जो है मैनेज करेंगे। जैसे कैथेटर लगा हुआ है तो हम प्रॉपर जो है वो उस कैथेटर को या तो हम रिमूव करेंगे अगर हम रिमूव कर सकते हैं तो, और अगर हमें लगता है कि रिमूव नहीं कर सकते तो हम सिलिकॉन कैथेटर अप्लाई करेंगे, और रोज जो है वो कैथेटर की जो है वो ड्रेसिंग की जाती है। क्लियर है। लास्ट आ जाता है रिकरेंट यूटीआई, बार बार अगर यूटीआई हो रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक देंगे एंड कैनबरी सप्लीमेंट, सबसे ज्यादा जो है वो यूज आता है कैनबरी सप्लीमेंट। करोंदा आपने सुना होगा, यूटीआई के लिए रामबाण इलाज है दोस्तों। ठीक है, करौंदे का जूस जो है वो हमारे पास में हम कहें, या कैनबरी सप्लीमेंट जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। आपने देखा होगा काफी सारी फीमेल को यूटीआई होता है तो वो ऑरेंज जूस को या सिट्रिक एसिड जो है वो जूस को प्रेफर करती है, और ये इफेक्टिव भी है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारे पास में कैनबरी जूस। ठीक है, याद रखना कैनबरी जूस सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है यूटीआई के अंदर। नेक्स्ट पोस्ट कोइटल प्रोफाइलेक्सिस। पोस्ट कोइटल प्रोफाइलेक्सिस में हम क्या करेंगे दोस्तों, कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, उसमें हम जो है वो प्रोफाइलेक्सिस मेंटेन करेंगे, कॉन्डोम यूज करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। एंड टॉपिकली एस्ट्रोजन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मेनोपॉजल वुमन थी उसके अंदर क्या था दोस्तों, हमारे पास में एस्ट्रोजन लेवल जो है वो डिक्रीज था, और एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होने की वजह से भी यूटीआई जो है वो बार बार होता है। तो क्रीम के माध्यम से जो है वो हम टॉपिकल एस्ट्रोजन जो है वो अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमन है, यानी कि जिनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल अभी खत्म हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है, अभी मेनोपॉज जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता है, तो उनमें क्या होता है दोस्तों, एस्ट्रोजन लेवल जो है वो डिक्रीज होगा। एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होगा तो वो यूटीआई को जो है वो कोज करता है। तो इसके लिए जो है वो टॉपिकल एस्ट्रोजन लेते हैं, यानी कि क्रीम के रूप में जो है वो एस्ट्रोजन अप्लाई किया जाता है। क्लियर है। लास्ट आ जाता है हमारे पास में, सेकंड लास्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों, अगर यूटीआई को कंट्रोल नहीं किया गया है तो बाकी वो जो है वो बाकी चीजों को भी जो है वो इन्फेक्शन कोज कर देगा। जैसे पाइलोनेफ्राइटिस कोज कर देगा। जैसे पहले यूरिथ्रा में था इन्फेक्शन, देन वो यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा, फिर वो यूरिटर के माध्यम से किडनी में पहुंचा, तो पाइलोनेफ्राइटिस कर सकता है। नेक्स्ट सेप्सिस कोज कर सकता है, किडनी एब्सिस। ठीक है, अगर कंट्रोल और भी नहीं किया गया तो किडनी में जाके जो है वो एब्सिस कोज कर सकता है। एंड क्रोनिक किडनी डिजीज, वैसे तो ये रेयर चांसेस है लेकिन फिर भी जो है वो क्रोनिक किडनी डिजीज जो है वो कोज कर सकता है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, नेरो कर सकता है, वहां पे हमारे पास में यूरिथ्रा उसको नेरो कर सकता है। एंड यूरोसेप्सिस, ठीक है, पूरे यूरिथ्रा में जो है वो हमारे पास में कंटामिनेशन कर सकता है, जिसको बोलते हैं यूरोसेप्सिस। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रिवेंशन, किस तरीके से हम जो है उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में आपको ये तो पता चल गया होगा कि किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। तो पहली चीज तो हम देते हैं कि एडुकेट जो हो फ्लूइड इनटेक लेंगे। देन उसके बाद जो हो हम वॉइडिंग
एक्सरसाइज है या हम कहें कि प्रॉपर तरीके से जो है वो हम यूरिन पास आउट करेंगे, जो कंटामिनेटेड वाली जगह है वहाँ पे नहीं करेंगे। देन उसके बाद जो है वो हम प्रॉपर इंटरकोर्स करेंगे। अगर किसी क्लाइंट को, किसी को भी जो है वो ऑलरेडी यूटीआई है तो हम कॉन्डोम वगैरह यूज करेंगे, या जब भी इंटरकोर्स करते हैं तो उससे पहले और बाद में जो है वो वॉश करेंगे। देन उसके बाद अननेसेसरी कैथेटराइजेशन नहीं करेंगे, क्योंकि यूटीआई का मेन कोज ही जो है हमारे पास में कैथेटर है। कैथेटर यूरिथ्रा से जाता है। अब यूरिथ्रा ही कंटामिनेटेड है तो वहां के बैक्टीरिया जो है यूरिनरी ब्लैडर में चले जाएंगे। देन उसके बाद कैनबरी सप्लीमेंट या जूस जो है वो देंगे। प्रॉपर जो है वो प्रोबायोटिक यूज में लेंगे, एंटीबायोटिक यूज में लेंगे। ये सारे के सारे जो है वो प्रिवेंशन है। वन बाय वन करके ले लेते हैं। पहली चीज होगी एडुकेट इनटेक फ्लूइड, पानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा पिएंगे। और बिल्कुल दोस्तों हम कहें कि यूटीआई का मेन जो है वो रामबाण इलाज तो यही हो जाता है हमारे पास में कि हम जो है वो पानी बहुत ज्यादा पिए। नेक्स्ट, यूरिनेट बिफोर एंड आफ्टर इंटरकोर्स। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर इंटरकोर्स के बाद में जो है वो यूरिनेशन करेंगे, पेशाब जो है वो जाके आएंगे। देन प्रॉपर पेरिनियल हाइजीन, प्रॉपर पेरिनियल हाइजीन करेंगे, यानी कि बिल्कुल क्लीन गोज से जो है उसको क्लियर करेंगे, साफ रखेंगे। देन अवॉइड अननेसेसरी कैथेटराइजेशन, जब तक जरूरत ना हो, बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तब तक हम कैथेटर को जो है वो इंसर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि सर्जरी के बाद में भी ऑल एज सुन एज पॉसिबल जो है वो कैथेटर को रिमूव किया जाता है, क्योंकि ये कैथेटर जो है वो अननेसेसरी जो है हमारे पास में यूटीआई कोज करता है। नेक्स्ट, रेगुलर वॉइडिंग एंड अवॉइड होल्डिंग यूरिन। ठीक है, लगातार जो है वो पेशाब जाएंगे एंड अवॉइड होल्डिंग यूरिन, यूरिन को ज्यादा समय तक जो है वो रोक के नहीं रखेंगे। नेक्स्ट, कैनबरी जूस और सप्लीमेंट जो है वो देंगे। देन यूज ऑफ प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स का जो है वो यूज में लेंगे। लास्ट आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? तो ऑलरेडी जो हमारे पास में प्रिवेंशन थे उसी तरीके से हमारे पास में जो है वो सेम चीज नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। पहली चीज, असेस एंड डॉक्यूमेंट यूरिनरी सिम्टम्स। अगर कोई भी क्लाइंट आपको यूटीआई से संबंधित लग रहा है तो उसका जो है वो प्रॉपर असेसमेंट करेंगे एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद मॉनिटर वाइटल साइन स्पेशली इन अपर यूटीआई। अपर यूटीआई जो है वो ज्यादा डेंजरस होता है, ध्यान रखना दोस्तों। तो उसके लिए जो है वो वाइटल साइन को जो है मॉनिटर करेंगे और अपर यूटीआई में जो है वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग साइनिंग जो है वो रखेंगे। नेक्स्ट, एनकरेज फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड इनटेक जो है वो एनकरेज रखेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों हमारे पास में जब तक कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं हो तब तक हम फ्लूइड उसको ज्यादा से ज्यादा देंगे। मान लीजिए कोई क्लाइंट हाइपरटेंशन का ही है, मान लीजिए कोई क्लाइंट एडिमा से सफर करा, तो उसमें तो हम ज्यादा फ्लूइड नहीं दे सकते। तो जब तक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है फ्लूइड तब तक हम उसको फ्लूइड जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब। जो प्रिस्क्राइब की गई है मेडिसिन वो सारी की सारी मेडिकेशन जो है वो हम यहाँ पे देंगे। देन टीच प्रॉपर हाइजीन एंड प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी। जो भी हमारे पास में प्रॉपर हाइजीन या प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी थी उसको मेंटेन करेंगे। एंड मॉनिटर साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जो भी कॉम्प्लिकेशन के साइन सिम्टम्स है उनको मॉनिटर करेंगे। और लास्ट आ गया एजुकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग एंटीबायोटिक। ठीक है, पूरी जो एंटीबायोटिक चल रही है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके इंपॉर्टेंस बताएंगे कि पूरी एंटीबायोटिक थेरेपी लेने से आपको जो है वो क्या एडवांटेज है। ये सारे के सारे जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। कल की क्लास में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जो है वो दोस्तों ऑल द बेस्ट। जो चीज़ें मैंने आपको इंपॉर्टेंट इस क्लास के अंदर लिखवाई है या जहां पे भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बोला है, एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम वहीं से आते हैं, उनका ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से हम कल की क्लास में एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।